प्रश्नावली 12.2 में रैखिक प्रोग्रामर हिस्सा के अंतर्गत हम लोग तीसरा क्वेश्चन आज पढ़ने वाले थे। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक कोई कारखाना है जहाँ पे जो टेनिस होता है उसका रैकेट बनता है और क्रिकेट का बल्ला बनता है। टेनिस रैकेट बनाने में 1.5 घंटा यांत्रिक समय और 3 घंटा शिल्पकार का समय लगता है तथा क्रिकेट बल्ला बनाने में 3 घंटा यांत्रिक समय और 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे और शिल्पकार समय के 24 घंटे से अधिक उपलब्ध, यानी जो यांत्रिक घंटे हैं वो 42 घंटे हैं और जो शिल्पकार का समय है यानी जो मनुष्य के श्रम का समय है वो कितना है 24 घंटे। 24 घंटा ही होता है एक दिन। यांत्रिक समय को बढ़ाया जा सकता है मशीनों की संख्या को बढ़ाकर। तो क्वेश्चन आपसे करता है, 2 क्वेश्चन इसमें बनाता है कि रैकेट और बल्लों की कितनी संख्या में बनाया जाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे, मतलब अधिकतम कितना बना लिया जाए ये कहने का उद्देश्य है। दूसरा, यदि रैकेट और बल्ले पर लाभ क्रमशः 20 रुपये तथा 10 रुपये हो तो कारखाने का अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए यदि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे। मतलब यहाँ 2 उद्देश्य फलन रहेंगे। व्यवरोध तो वही रहेंगे लेकिन उद्देश्य फलन कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। तो लिखोगे माना टेनिस के X रैकेट तथा क्रिकेट के Y बल्ले बनाए गए। Y बल्ले, ठीक। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला पार्ट है, उसका उद्देश्य फलन क्या बनेगा? मैक्सिमाइज Z इक्वल टू कितने, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि कितने अधिकतम रैकेट और बल्ले बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा रैकेट और बल्ले मिला के अधिकतम बना दिया जाए, यानी x प्लस वाई। इसका क्या कर दिया जाए? मैक्सिमाइजेशन। और दूसरे का जो उद्देश्य फलन बनेगा, उद्देश्य फलन दोनों का एक साथ में लिख देता हूँ। कहता है कि एक रैकेट को बेचने पे 20 रुपए का लाभ होगा। कितने रैकेट हम बनाने की बात कर रहे हैं? x रैकेट। तो x रैकेट पे कितना लाभ हो जाएगा? 20x। एक बल्ले को बेचने में कितने रुपए का लाभ है? 10 रुपए का। तो y बल्ले बेचने में कितने रुपए का लाभ हो जाएगा? यानी जो दूसरा उद्देश्य फलन बनेगा वो होगा मैक्सिमाइज Z इक्वल टू 20x प्लस, ये 2 उद्देश्य फलन। व्यवरोध कैसे बनेंगे? एक रैकेट बनाने में कितना टाइम लगता है? यांत्रिक टाइम कितना लगता है? 1.5 घंटा लगता है। कितने रैकेट बनाने की बात हमने करी है? X। तो X रैकेट के बनने में कुल कितना यांत्रिक समय हो जाएगा? 1.5x हो जाएगा, यानी जो व्यवरोध हमारा बनेगा 1.5x। ये हो गया एक रैकेट को बनाने में लगा यांत्रिक समय। और एक क्रिकेट के बल्ले को बनाने में कितना यांत्रिक समय लगता है? 3 घंटे लगता है। कितने बल्ले बनाए हैं हमने? Y बल्ले बनाए हैं। तो कितना टाइम हो जाएगा? 3y हो जाएगा। और कुल समय कितना उपलब्ध है अपने पास? यांत्रिक समय 42 घंटे उपलब्ध है। ये जो समय होगा ये 42 से क्या होगा? कम या बराबर। ज्यादा तो हो नहीं सकता, जितने घंटे उपलब्ध हैं उतने ही इस्तेमाल कर पाएंगे। पहला व्यवरोध हो गया। तो शिल्पकार का समय है वो 3 घंटा लगता है टेनिस का रैकेट बनाने में, एक रैकेट बनाने में। और कितने रैकेट बनाए जाने हैं? x। तो हो जाएगा 3x। और बल्ले बनाने में कितना समय लगता है शिल्पकार का? 1 घंटा लगता है। तो y बल्ले बनाने हैं, कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 1 गुणे y। और कुल कितने समय उपलब्ध है उसके लिए? 24 घंटे उपलब्ध। तो ये 24 या 24 से क्या रहेगा? ये व्यवरोध हो जाएगा दोनों उद्देश्य फलों के। बाकी आपको पता है कि ऋणोत्तर प्रतिबंध हमेशा रहता है x बड़ा या बराबर 0, y बड़ा या बराबर। ये हमारा 1 नंबर व्यवरोध है, ये हमारा
आलेख हम व्यवरोध से ही खींचते हैं। तो सबसे पहले हम एक को खींचना चाहेंगे तो इसके संगत रेखा का समीकरण, इसके संगत रेखा का समीकरण क्या बनेगा? 1.5x + 3y = 40। अब इसको हम अंतःखंड रूप में लिख लें तो इसके दो बिंदु आसानी से हमको मिल जाएंगे। ये हो जाएगा x अपान, देखो ये 42 रहेगा, यहाँ लाएंगे पॉइंट हटाएंगे तो 420 हो जाएगा। 15 को 420 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 28। 15 दूना 30, 12 42, 120, 15 120, और ये कितना हो जाएगा? 14 y/, इक्वल टू, अब हमने आपको बताया है कि अगर रेखा x/a + y/b = 1 के रूप में लिखी हो तो उसके दो फेमस पॉइंट a, 0 और 0, 0। तो इसके दो बिंदु क्या हो गए? इसके दो बिंदु हो गए, एक तो हो गया 28, 0 और दूसरा क्या हो गया? 0, 14 हो गया। दो के संगत रेखा क्या बनेगी? दो के संगत जो हमारी रेखा बनेगी उसका समीकरण क्या होगा? 3x + y = 20। यह समीकरण है। जब यहाँ पे इनइक्वलिटी के निशान के स्थान पे बराबर का निशान लगा देते हैं तो क्या हो जाती है? रेखा हो जाती है। हम ड्रा असंख्या सीधे नहीं कर सकते, तो क्या ड्रा करना होगा? पहले रेखा ड्रा करना होता है, फिर उसकी या तो इस साइड के सारे पॉइंट सॉल्यूशन होते हैं या तो उस साइड के। तो इसका अंतःखंड रूप क्या बनेगा? x अपान 8 + y अपान 24 = अब इसके दो फेमस पॉइंट क्या हो जाएंगे? इसके दो बिंदु हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 8, 0 और दूसरा क्या हो जाएगा? 0, 20। नाम लिख देते हैं, यहाँ पे नाम लिखा था हमने ए बी, यहाँ लिख दिया सी। अब इसी का आलेख हमको ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई। अब हमको पॉइंट चाहिए होगा 28, 0। कितने कितने का ले लेते हैं? 4 का ले लें तो 7 का ले लेना, तो 4 का ले लें। 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, ये तो हो गया। इधर भी 4 का ही ले लेते हैं। 8 हो गया, 12 हो गया, 16 और फिर 20 और 24। तो यहाँ पे 24 की जरूरत है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 28, 0। ये वाला हमारा पॉइंट ए हो। बी का क्या है? 0, 14 कहाँ मिलेगा हमको? 12 और 16 के बीचों बीच। ये हमारा होगा, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? बी नाम दे दिया। ए से बी को बताओ, इस इनइक्वालिटी को ओरिजिन सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है? करता है, संतुष्ट करता है। इसका मतलब ये जो लाइन खींची गई है इसके ओरिजिन के साइड वाले जो पॉइंट होंगे वो इसके सॉल्यूशन, यानी इसके बाल इधर की ओर होंगे। बाल होने का मतलब इधर के एरिया को हम सेट करेंगे, छायांकित करेंगे। अब दूसरे लाइन के लिए पॉइंट अपने पास क्या क्या है? एक तो 8, 0, ये वाला पॉइंट हो गया, ये हमारा सी पॉइंट है। और डी का है 0, 20, ये वाला हो गया। अब सी से और डी को मिला, बताओ इसको भी ओरिजिन सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है? तो इसके भी सॉल्यूशन के तरीके होंगे ओरिजिन के साइड। इसको हम बिगाड़ देते हैं। ये एक को तो सेटिस्फाइड करने वाले पॉइंट थे लेकिन दो को नहीं सेटिस्फाइड कर रहे थे, तो यहाँ पर हम वह एरिया छायांकित करेंगे जो एक और तो दोनों को सेटिस्फाइड करता हो। तो ये जो लाइन थी उसके लिए भी इधर वाले और ये जो लाइन थी उसके लिए भी इधर वाले, तो आप पाओगे कि ये जो एरिया है यही एरिया एक और तो दोनों को संतुष्ट करती है। इस क्षेत्र में आने वाली जितनी बिंदु हैं
वो असंख्या 1 को भी संतुष्ट करते हैं और असंख्या 2 को भी संतुष्ट करते हैं। तो ये जो बहुभुज मिलेगा जो इस टाइम दिख रहा है, इसका नाम हमें O रख दें, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है, इसका नाम हम E कर देते हैं। तो ये जो बहुभुज OCEB है, यही हमारा हो गया सुसंगत हल क्षेत्र। ठीक, तो आलेख से स्पष्ट है, कि बहुभुज प्राय आपको चतुर्भुज ही मिल रहा है, लेकिन जब असंख्या बढ़ेगी तो पंचभुज, खंडभुज और बड़ा बहुभुज मिल सकता है। बहुभुज O, C, E और B सुसंगत हल क्षेत्र, जिसके कोणीय बिंदु क्या होंगे? इसके कोणीय बिंदु होंगे, एक तो हो जाएगा C, C का कोऑर्डिनेट क्या है? 8, एक पॉइंट हो जाएगा O, इसका क्या है? 0, एक पॉइंट हो जाएगा B, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? इसका कोऑर्डिनेट है 0, 14। अब इसमें एक पॉइंट E है जिसका कोऑर्डिनेट अभी हमको हमारे नंगी आंखों से नहीं दिखता है प्रथम दृष्टया, लेकिन हम जानते हैं कि जो पॉइंट E है वो 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो उसका निर्देशांक पता करने का तरीका है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करें, पता चल जाएगा। तो समीकरण 1 हमारा क्या लिखा हुआ है? हमारा समीकरण 1 लिखा है 1.5x + 3y = 40, और दूसरी लाइन हमारी क्या लिखी हुई? 3x + y। तो हम करते क्या है कि जो दूसरा इक्वेशन है हमारा, इसको हम 3 से गुणा करके लिख देते हैं, विलोपन आसान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 × 3 = 9x + 3y, और यहाँ 24 ये हमारा 1 नंबर था। ये विलोपन विधि से करना चाह रहे हैं तो घटाने का काम करेंगे, y के मान बराबर है लेकिन चिन्ह समान है। 1.5x - 2 में से 1.5 घटाएंगे, कितना है? कितना है? -7.5x। इधर कितना आ जाएगा? ये तो आ जाएगा माइनस कैंसिल हो जाएगा, x = आएगा 30 अपॉन 7. ये कितना हो जाएगा? 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 होगा। ये मान 1 या 2, 1 या 2 में रख के y मान निकालेंगे। का मान 1 में रखने पर ये 1.5 × 4 कितना हो जाएगा? 6, जाके उधर 42 में से घटेगा, 42 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 36। तो यहाँ 3 जाके भाग करेगा, कितना हो जाएगा? 12, यानी y का मान क्या निकल जाएगा? तो जो E का निर्देशांक मिला, E तो क्या मिला? 4, यानी इस पॉइंट E का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4, अब जितने कोणीय बिंदु थे हमारे पास सबके निर्देशांक हमको पता होंगे। जो हमारा इष्टतम हल होता है वो कोणीय बिंदुओं पर ही मिलता है। तो अब हम पहली बार 1 नंबर के लिए निकालेंगे अपना इष्टतम, और फिर 2 नंबर के लिए लगाएंगे। तो हम पहला उद्देश्य हल था, उसके लिए हम z का मान बारी बारी से सभी कोणीय बिंदुओं पर लगाएंगे। अब समझो कि पहला क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, जो पहला पार्ट है इसका। तो z का मान कहाँ निकालेंगे हम? पहले चलो हम 2 पर निकालते हैं, यानी x भी 0, y भी 0, इसमें रखेंगे। क्या आएगा? 0 प्लस, मतलब ना एक को टेनिस का रैकेट बनाया जाए ना क्रिकेट का बल्ला बनाया जाए, इस चीज का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो अकर्मण्यता को दिखाता है। फिर क्या करें हम? z c को निकाल लें। उसमें c पे क्या है? x का मान कितना है? 8, और y का मान क्या है? मतलब ये कह रहे हैं कि रैकेट 8 को बना लिया जाए और बल्ला 1 को बनाया जाए। फिर क्या निकाल लें हम? z b निकाल लें या e निकाल लें? तो
चलो ई निकालते हैं। तो ई पर x कितना है हमारा 4, y कितना है 4 प्लस कितना 16, जेड ई का मान कितना आ गया 16। अब फिर हम क्या निकाल लें जेड पी का, तो ये कितना आ जाएगा 0 प्लस कितना, इन सब में सबसे ज्यादा कौन है 16 है। 16 यहाँ पर क्या है अधिकतम है। इसका अर्थ यह हुआ कि मैक्सिमाइज जेड जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा जेड ई, यानी इन सारे कोणीय बिंदुओं में जो ई वाला बिंदु है उस पे हमको अधिकतम मान मिलता है। कितना मिलता है 16 मिलता है, 16 मिलता है। कब मिलता है जब x बराबर 4 रखें और y बराबर कितना रखें 12। यानी अगर हम 4 रैकेट बनाएं और 12 बल्ले बनाएं तो फिर हमारी मशीन अधिकतम क्षमता के साथ कार्य करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर। अब हमको क्या करना है तो दूसरा वाला पार्ट है, ये भी इसी का लग जाएगा। अब की बार क्या करना है हमको दूसरे वाले पार्ट में जेड को निकालना है। अब की बार क्या करना है 20x प्लस 10y, तो 20 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0। पॉइंट वही रहेंगे, कोणीय बिंदु वही रहेगा क्योंकि व्यवरोध समान थे इसलिए सुसंगत हल क्षेत्र समान होगा, इसलिए कोणीय बिंदु समान होगा। बस फर्क क्या है उद्देश्य फलन का। तो ये कितना आएगा 0 आएगा। फिर हम क्या निकालेंगे जेड सी निकालेंगे, ये हो जाएगा 20 गुणे 8 प्लस 10 गुणे 160 रुपए आ जाएगा। ये रुपए निकल के आ रहा है, यहाँ जो जेड के मान निकल के आ रहे थे संख्या निकल के आ रही थी और ये क्या निकल के आ रहा है रुपए जो लाभ कमाया जाना है। फिर क्या है जेड ई निकालेंगे, ये हो जाएगा 20 गुणे 4 और प्लस 10 गुणे 12, ये कितना आ जाएगा 20 चौक 80 और 12 रहेंगे 120 यानी 200। फिर जेड बी, ये कितना हो जाएगा 20 गुणे 0 प्लस 10 गुणे 14, ये कितना हो जाएगा 140। इन सब में अधिकतम क्या है इन सब में भी अधिकतम जड़ ही है और कितने रुपए हैं 200 रुपए हैं। कब है जब x बराबर 4 है और y बराबर 12 है। तो फिर क्या लिखोगे यहाँ से भी स्पष्ट है कि मैक्सिमाइज z इक्वल टू जेड ई एट, ये कितना है 200 रुपये है एट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू, यानी दोनों उद्देश्य फलन का जो इष्टतम मिला अधिकतम मान मिला और कहाँ मिला जेड जी पर। यानी अगर इस तरीके से हम काम करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रुपया कमा पाएंगे और मशीन हमारी अधिकतम क्षमता में कार्य कर पाएगी। और किसी तरीके से अगर ये काम हम करना चाहें मतलब सोचे इसके अलावा कुछ बना लें किला हम रैकेट 3 बना लें बल्ला 13 बना लें तो आप देखिएगा कि या तो मशीन काम नहीं करेगी या तो खिला। ठीक।